उसको जो इंटरव्यू करेगा वो हमारा एक जबरदस्त एक्टर, फिल्मों में भी काम किया है, फिल्में लिखी भी हैं और इसी हॉल में थिएटर करके सारी दुनिया में नाम कमाया है। इज अ ग्रेट शोमैन, इंटरनेशनल अवार्ड्स होस्ट करता है और बुशरा के साथ उसकी बहुत इंटीमेसी भी है और सारी दुनिया में ये प्रोग्राम करते रहें। आपकी भरपूर तालियों में हमारा सुपरस्टार यासिर हुसैन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात और बहुत सारे बच्चगान भी नज़र आ रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह शाह साहब ने मिनिस्टर बनते ही टाइम खाना शुरू कर दिया। शाह साहब ने जो सारी बातें अभी की आप लोगों के सामने, हमारा भी वही बातें करने का इरादा था। कल नहीं उन्होंने खत्म हो गया। अब हम कुछ नई बातें करेंगे। बुशरा जी का तारुफ जैसे शाह साहब ने करवाया है, इससे अच्छा नहीं हो सकता और हो भी सकता है, क्योंकि एक खातून में इतने ज़्यादा टैलेंट होना। फैमिली हिस्ट्री देखें तो इनके वालिद साहब, इनकी वालदा, इनकी बहनें और आगे आने वाली नस्लों में भांजियाँ, बेटी, दामाद के मामू, हर तरफ टैलेंट फैला हुआ है। मुझे लगता है इनका खानसामा भी कुछ लिखेगा तो वो ज़रूर रिसाले में छपने लायक होगा। नहीं, अगर मेरे बहुत सारे सीरियल्स का एडवांस ले लिया होता तो एक आध मेरा खानसामा भी लिख रहा होता। तो नूर मैं ठीक कह रही हूँ ना कि कह रहे हैं आपका खानसामा। मैंने कहा अगर मैंने बहुत सारे सीरियल्स का एडवांस ले लिया होता शायद एक आध मेरे खानसामा को भी लिखना पड़ता। बुशरा जी, वैसे आजकल जिस तरह की राइटिंग हो रही है, आप तो सीरियल्स कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कुछ ड्रामे खानसामा ही लिख रहे हैं? मेरा छोटा सा उसूल ये है कि जब तक मैं इस काम का हिस्सा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा ख्वार नहीं करना चाहती, थोड़ा सा चुभोना चाहती हूँ। यकीनन हम सब चाहते हैं कि काम की क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन जब मिक़दार इतनी हो, जब इतनी बहुतात में आपको माल चाहिए तो क्वालिटी सफ़र कर रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अभी ग्रीन टीवी के 2-4 राउंड में ही पता चल गया कि अभी लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं और उनकी समझ में आता है। हम उनको अंडररेट कर रहे हैं या उनको समझने में देर हो रही है। अल्लाह इतनी टिकट भेज दी इन्होंने, यहाँ तो लड़ाई मैंने तो आज सोचा था कुछ अच्छा है जी। बुशरा जी, जिस तरह लोग जो है वो वॉल के वॉल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी ने डांस की अफवाह उड़ाई। हाँ, आज मेरे पाँव में दर्द है। बुशरा जी, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर एक इंसान का कैसे हो सकता है? और ख़ास तौर पे देखा जाता है कि अमूमन जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो अमूमन मर्द हजरात होते हैं और मज़ाक लिखने वाले भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो मर्द हजरात हैं। और एक खातून पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसी आई कि मिमिक्री से लेके और कॉमेडी, मतलब अभी मैंने बुशरा सारी से पीछे कहा, मैंने कहा मैम अंदर जाके ना ज़रा शुगर मेला करेंगे, तो कहते क्या करना है, मुँह से 7 अप के ढक्कन की आवाज़ निकाल रही है। तो आप इनसे सीधा सवाल नहीं करें तो एक ऐसा जवाब आता है कि आप हंसने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये कैसे करती हैं आप? ये आमद पे ही चल रहा है सब कुछ? एक्चुअली ये क्या कहूँ कि सारे ख़ानदान में ये कॉमन बात है। हम लोगों के पास एक कुछ मिस नहीं होगा इस दुनिया में। तो ये जो है ना विट जिसे कहते हैं, ये बड़ी नेमत है, ये खुदा की देन है। और हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरे रिश्ते, मेरी पुप्पी परवीन आतिफ जो खुद बड़ी 11-12 किताबों की लिखा रही थी, आप उनसे आधा घंटा बात करें तो पता चला ऐसा ऐसा जुमला आ रहा है। तो ये नेचुरल था। और जितने मेरे वालिद के कज़न्स थे, कोई डॉक्टर थे, कोई फौजी थे, कोई कुछ थे, आप बैठे तो पेट ही पकड़ लेते थे। तो ये नेचुरली हम सब में है। और मुझे लगता है गुजरावाले के पास जो गांव है ना मेरे अब्बा का, एमनाबाद, वो बड़ा चिस्कोरा गांव है। उसकी वजह से, हालांकि मैं रही नहीं वहाँ, लेकिन वो ज़बान में वो चीज़ें एमनाबाद से आई। पंजाबी जुगत समझना करना, सब म्यूजिक। पंजाबी जुगत से बेहतर ह्यूमर में मुझे नहीं नजर आता पाकिस्तान। मैं कहती हूँ ना कि मुझे दुनिया में अगर कोई हंसा सकता है तो सिर्फ सुहेल अहमद हंसा सकता है। क्या मुझे, क्योंकि हमारा हंसने वाला मुश्किल है। अभी पिछले दिनों मैं मीम्स देख रहा था तो पंजाबी मीम थी, एक लड़का अपने वालिद साहब से पूछता है कि अब्बा जी मेरी कितनी उम्र हो गई है? कहते ने पुत्र 25-26 साल। कहता फिर मैनू विआह दो या मैनू वड्डा करके बेचना। तो
पंजाबी में आप अपने बाप से भी ऐसे बात करते हैं कि भाई आप अगर पंजाबी ज़ुबान पे निकलेंगे तो हमारे 3 सेशन भी कम होंगे। कितनी मीठी और प्यारी ज़ुबान है। पंजाबी के अंदर बड़ी अपनाइयत है। चाहे वो उसके फ्लेवर्स थोड़े मुख्तलिफ भी हों, चाहे वो जलंधरी पंजाबी हो, फैसलाबादी हो, लाहौरी हो, मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन उसमें एक अजीब सी खिंच है जो कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें सरदार मिलते हैं ना, सरदार फैन लोग मिलते हैं, फ़ैन होते हैं, तो वो बस ज़रा सी पंजाबी बोले कि दे रहे हैं वो ऊपर ही चढ़ जाते हैं सारे। मोहब्बत का एक इतना खुला एक्सप्रेशन है इस ज़ुबान के अंदर। हर ज़ुबान का अपना एक अलग फ्लेवर है, अलग टेम्परामेंट है, लेकिन पंजाबी ज़ुबान तो मुझे लगता है, अब तो मैं देखती हूँ साउथ इंडियन फिल्मों में AR रहमान की फिल्मों में भी पंजाबी गाने होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये देखिए ना कि जो उर्दू नहीं बोल सकता, हिंदी नहीं बोल सकता, वो पंजाबी गाने बना भी रहे हैं और खुद गा भी रहे गा हैं, भी रहे हैं। एक्सेंट भी अच्छा तो है उनका। वो चीज़ें बहुत मेरे ख्याल है आपको समझ में आता है कि बड़ी अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है, लैंग्वेज की स्ट्रेंथ बहुत मज़े की है। अच्छा बुशरा जी, आप कॉमेडी तो करती रही हैं बहुत अच्छा, हमने देखा 50-50 से लेकर और आंगन टेढ़ा और उसके बाद बारात सीरीज तक और अब भी, लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया अपना, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए वो स्टैंड अप, इसको मैं इसलिए नहीं कहती कि जो स्टैंड अप आजकल राइज है उसमें सब चीज़ों के नाम ले लिए जाते हैं, तमाम सामान्य तायुश का जिक्र आराम से कर लेते हैं सब लोग। तो वो मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका नाम ये नहीं रखना हमें। खैर उसको आप स्टैंड अप ही कहते हैं, जब अकेले एक इंसान 1-1.5 घंटा लोगों से बगैर किसी स्क्रिप्ट के रोज़ाना बात करता हो और उनको हंसाने की कोशिश करता हो। एक्चुअली वो मुझे बहुत दिन से दावर महमूद कह रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि वो लोग जमा हो सकेंगे या हालात ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बीच में वो सब रिजीम चेंज और मसले मसाइल, उन्होंने कहा नहीं और हाँ, नहीं और हाँ। फिर एक बात उन्होंने ऐसी कही, दावर इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, उन्होंने ये कहा कि अगर ये पाकिस्तान में कोई फीमेल कर सकती है तो आप कर सकती हैं, फिर इसको कभी कोई नहीं कर सकता। दूसरी, अगर आप कर लेंगी तो और भी शायद 4 लड़कियों को ये एक इनकरेजमेंट होगा। तो फिर यही था कि उसमें हमारे, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो नहीं है वो जिसमें कि ABCD-F तक चली जाती है, मैंने कहा कि मेरे तो अपनी तरह का मैटर क्रिएट करना होगा। सो मैंने अपनी ही लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल के, हमने 2-3 महीने बैठ के पर मुख्तसर दे के मैंने 1 से 1.5 घंटे एवरी डे 20 शो किए और लोगों को हंसते हुए देखा, शुक्र है। तो ठीक हो गया, बस एक मैंने अपने पर लगा लिया कि ये भी मैंने कर लिया। अच्छा, आपकी 2 साइड्स हैं बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तो आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं और हंसने हंसाने के लिए बहुत आपको देखा जाता है, और दूसरी तरफ आप इतना डार्क लिखती हैं। ये दोनों चीज़ें कम लोगों की नज़र आती हैं अमूमन। अगर कोई कॉमेडियन है तो उसकी कॉमेडी ही लोग देखते हैं, उसकी दूसरी साइड अमूमन दिखने को नहीं मिलती है, उसके बहुत क्लोज लोग हैं जो पता चलता है, मगर आर्ट के जरिए उसको भी निकाल बाहर रखना, ये कैसे करती हैं आप? बस एक्चुअली कुछ भी करने के लिए आपको हर वक्त प्लान नहीं करना होता और बहुत सी चीज़ें अनप्लान हो जाती हैं। लिखने का, जैसे कि मैं अगर गाने की बात करूँ तो गाना मैं सीरियसली ही गाती थी शुरू में, फिर बाद में कहीं वो तायरा सईद की कॉपी हो गई तो उसमें फ़न आ गया, फिर वो पैरोडीज़ वाली चीज़ चलने लगी, मैंने तो नहीं सोची थी कभी। फिर मैं बीच में सेमी क्लासिकल गाने भी गाती थी, तो गाने में मैं तो अपनी तरफ से, मैं आपको पता नहीं क्या ही समझ रही थी, मैं तो सीरियसली गा रही थी। वो मैंने फिर देखा कि भाई सीरियसली गाने के लिए आपको इतनी रियाजत करनी पड़ती है, जो वक्त देना पड़ता है वो मैं नहीं दे पाई, तो लिहाजा फिर दूसरी चीज़ें। खैर इसी तरह चलते चलते ड्रामाज में भी ये था कि मेरी एक लुक थी, यंग थी, तो चलो हीरोइन टाइप शक्ल होगी थोड़ी बहुत। हालांकि उस वक्त ही मैंने आंगन टेढ़ा किया था जब मैं 26 साल की थी ना, आई वॉज 26 जब मैंने आंगन टेढ़ा किया। 2 साल पहले किया आपने? हाँ, तो पिछले गर्मियों में पिछली। तो वो फिर होते होते मज़ा आने लगा कि मुख्तलिफ फ्लेवर्स का भी। और एक चीज़ मैं कहूँगी जो बड़ी समझे क्लेवर स्टेटमेंट है, मुझे लोगों को चौंकाने का मज़ा आने लगा। वो शायद मैं इसीलिए बदल बदल के काम करती रही अब तक आपके सामने। सो सीरियस भी और कॉमिक भी, दोनों चीज़ें। अच्छा, म्यूजिक को आपने काफी सीरियसली लिया और आपके यहाँ गाने को बड़ा अच्छा बिल्कुल, मजे के हमारे साथ। घर में बड़ा म्यूजिकल और लिटरेरी माहौल था। मैं कहती हूँ हमारे घर में 3 स्पोर्ट्स थी, म्यूजिक, लिटरेचर और ह्यूमैनिटी। वाह, क्या बात। ये मेरे अब्बा अहमद बशीर जो थे वो बहुत एक ऐसे इंसान थे कि जिनको ह्यूमैनिटी बहुत प्यार था। तो हमारे यहाँ मज़हब को डराने के लिए या धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हमें बताया जाता था कि ऐसे करना चाहिए। इसका अजर क्या मिलेगा वो अल्लाह मियाँ को पता है। अजर का लालच भी नहीं दिया जाता था कि ये करोगे तो वो मिलेगा, अब यूँ चलोगे तो वैसे, वो तो अल्लाह को पता है किसको कब क्या मिलना है। लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूर थी हमारे घर, स्पोर्ट्स नहीं थी, ये 3 चीज़ें थी। हाँ, सो उस वजह से म्यूज़िकल माहौल तो बहुत
शदीद था, और एक तरह से लिटरेरी माहौल भी था जिसको मैं समझती हूँ मेरे जैसी कोई अनपढ़ जाहिल थी कि मैं उससे इतनी ज़्यादा इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकी। हालांकि मैंने कोई 10 से 11 सीरियल लिखे हैं और 50 से ज़्यादा लॉन्ग प्लेज भी लिखे हैं, लेकिन वो उसको मैं कोई ऐसी राइटिंग नहीं कह सकती। और कितना फ़ायदा उठाना चाह रही हैं आप? और कितना फ़ायदा उठाना चाह रही हैं? नहीं, मतलब इसको मैं लिटरेचर से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सो उसमें म्यूज़िक ज़रा ज़्यादा रहा हमारी फैमिली में, और अच्छा म्यूज़िक सुना, बहुत शदीद क्लासिकल सुना, बल्कि जो सबसे समझे हल्का म्यूज़िक समझा जाता था वो फिल्मी पंजाबी या उर्दू गाने। तो हमारे अब्बा तो बहुत ही नज़ाकत सलामत और विष्णु बड़े गुलाम अली, बरकत अली ख़ान, वलायत अली ख़ान और रोशन आरा बेगम, और इससे कम का कोई मजाक नहीं था। एक दफ़ा सॉरी टू से, हालांकि हम सबके बड़े पसंदीदा हैं हबीब अली मोहम्मद साहब, तो उनका वो गाना आ रहा था कोई उसको जो मशहूर था, हमने अपने अब्बा से मजाक करने की कोशिश की, अब्बा बड़ा अच्छा गाना है तुसी सुनो जरा। हमने सुनाया तो उन्होंने जनाब मेज़ उलटदी कहते तुसी मैं समझ लिया पहले, मतलब उनको ये वाली गायकी हल्की लगती थी। जाहिर है जिन लोगों ने इतने बड़े म्यूजिशियन को सुना हो, मैंने एक दफ़ा अनवर मकसूद साहब को एक बहुत मशहूर सिंगर की गज़ल सुना दी, तो उन्होंने नूरजहां साहिबा को और बड़े बड़े सिंगर्स को लाइव सुना हुआ, तो उन्होंने सुना पूरा वो गज़ल, उसके बाद उन्होंने कहा ये फ़कीर बहुत अच्छा रो रहा है। तो ये फ़र्क तो रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने जिस टाइम पे गाना गाया है टीवी पे भी, उस वक्त मैडम नूरजहां भी गा रही थी और उस वक्त नईरा नूर साहिबा भी गा रही थी, उस वक्त और भी बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गा रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं भी इस काम में हाथ डाल रही हूँ? नहीं, डर तो तब लगता जब अकल होती, तो अकल आई तो गाना ही कम कर दिया। और अल्लाह का शुक्र ये कि लोगों की नज़रें मेहरबान थी मुझ पर। मैंने वज़ीर अफजल जो कि बहुत शदीद क्लासिकल म्यूज़िक बनाने वाले पंजाबी फिल्मों के, और मैंने सुहेल राना साहब, मैंने यहाँ पे जितने कंपोजर थे, मुजाहिद हुसैन साहब, न्याज साहब, करीम शहाबुद्दीन, सारे बड़े कंपोजर्स के साथ मैंने मतलब बाकायदा ही गाया है, बाकायदा ही। और मैं मुड़ के देखती हूँ तो मैं समझती हूँ उनकी बड़ी मेहरबानी थी। बल्कि एक मज़े की बात आपको बताऊँ, उस्ताद नज़र हुसैन जिनको कि हम बहुत मानते हैं और बहुत मुश्किल गायकी है, बड़े खूबसूरत उनका जो भी स्टाइल है वो आसान नहीं उनको गाना। मैडम की बहुत सी गज़लें उन्होंने बनाई। तो मैं लाहौर गई, लाहौर टेलीविज़न पे एक दफ़ा, तो हमारे दोस्त हैं अयूब खावर, शायर भी हैं बहुत अच्छे और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मिलाया उनसे मुझे, तो बड़े प्यार से शफ़क़त से मिले उस्ताद नज़र हुसैन साहब। तो मैं यूँ थी ना उनको देख के कि मतलब मैं ये मतलब क्या, तो उन्होंने वैसे ही बेचारों ने कह दिया होगा कि आप भी आए, मैं आपको गवाऊँगा। मेरी तो आँखें ना फटी रह गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं। कहने की नहीं, क्यों? मैंने कहा आपके गाने आपका गाना गाना आसान नहीं, मैं ख़राब कर दूँगी ना। कहते नहीं नहीं, मैं आपको गवाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे भी दोज़ख में से डर लगता है, मैंने भी जन्नत में जाना है, मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगी। और मैंने नहीं गाया। वो आदमी मुझे कहते थे तुम इतनी बेवकूफ़ हो, यूँ खबर कहते तुम गवा देते। मैंने कहा नहीं, मेरा भी कोई ज़मीर है, मैं नज़र साहब का गाना ख़राब करके अल्लाह को क्या दिखाऊँगी। तो जब समझ ज़्यादा आ जाए ना, ये भी बड़ा मसला है। ज़्यादा